दोस्तों ये है edu.inside और आज के इस अंक में हम वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं और हमारा आज का शीर्षक है नेपोलियन बोनापार्ट। जी हाँ, नेपोलियन न केवल फ्रांस के इतिहास में बल्कि यूरोप के इतिहास में एक महान व्यक्ति माना जाता है। इतिहास में शायद ही ऐसा कोई अन्य व्यक्ति उत्पन्न हुआ होगा जिसको समकालीन लोगों द्वारा इतना प्रेम और घृणा दोनों ही प्राप्त हुई हो। फ्रांसीसी क्रांति की प्रगति के काल में वो एक साधारण सैनिक अधिकारी था। वो क्रांति की घटनाओं से अधिक प्रभावित हुआ और उसने क्रांतिकारियों का पक्ष बड़े उत्साह के साथ लिया। क्रांति के हिंसक रूप धारण कर लेने और यूरोपीय देशों द्वारा फ्रांस के विरुद्ध युद्धों के परिणाम स्वरूप नेपोलियन की शक्ति का उत्थान हुआ। इसी कारण उसे प्रायः क्रांति का पुत्र यानी कि चाइल्ड ऑफ रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। फ्रांस द्वारा इटली यानी कि 1796 और मिस्र 1798 पर आक्रमण के समय नेपोलियन ने फ्रांसीसी सेनाओं का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसका मान बहुत ज्यादा बढ़ गया था। 1799 ईस्वी में उसने फ्रांस की अयोग्य एवं अप्रिय सरकार जो डायरेक्टरी थी उसका अंत कर दिया और राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर ली। उसने फ्रांस के प्रथम काउंसिल जो कि 1799 से 1804 तक चली थी और फिर फ्रांस के सम्राट के रूप में अनेक वर्षों तक प्रमुख यूरोपीय देशों के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध किए। इन युद्धों के परिणाम स्वरूप उसने फ्रांसीसी साम्राज्य का विस्तार किया और अपनी शक्ति में वृद्धि की। यद्यपि अंत में फ्रांस की समुद्री शक्ति दुर्बल होने के कारण और यूरोपीय शक्तियों के फ्रांस के विरुद्ध संगठन के कारण उसे 1814 से 1815 ईस्वी में पराजय का मुंह भी देखना पड़ा था। तथापि वो आधुनिक काल का सबसे महान विजेता और जनरल माना जाता है। नेपोलियन फ्रांस के इतिहास में न केवल अपनी विजयों के लिए अपितु अनेक सुधारों के लिए भी प्रसिद्ध है। चाहे उसकी विजय अति प्रशंसनीय थी, फिर भी वे अस्थायी सिद्ध हुई, जबकि उसके द्वारा किए गए आंतरिक सुधारों का प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। इसलिए फिशर ने लिखा है, यदि नेपोलियन की विजय अस्थायी थी तो उसके द्वारा सिविल क्षेत्र में किया गया कार्य चट्टान की तरह दृढ़ था। बात करें उसके आरंभिक जीवन की तो नेपोलियन का जन्म कोर्सिका द्वीप के नगर एजासियो में 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ था। उसके पूर्वज फ्लोरेंस यानी कि इटली के निवासी थे, परंतु पिछली 2 शताब्दियों से कोर्सिका में रह रहे थे। नेपोलियन का पिता चार्ल्स बोनापार्ट एक सच्चा देशभक्त और गुणी व्यक्ति था, जो एक छोटी कुलीन श्रेणी से संबंध रखता था। उसकी माता लेतिजिया रोमोलिनो एक अत्यंत सुंदर, कम पढ़ी लिखी और उच्च चरित्र वाली महिला थी। बाल्यकाल से ही नेपोलियन परिश्रमी, साहसी और गुणवान व्यक्ति था और अपने अन्य भाई बहनों से अधिक योग्य भी। बहादुर सैनिकों की कहानियां सुनने में उसकी विशेष रुचि थी। 5 वर्ष की आयु में ही वह एजासियो की गलियों में छोटे छोटे बच्चों की सेना बनाकर लड़ाइयां करवाने का खेल खेलता था। वो कहा करता था, मैं अवश्य ही एक सैनिक बनूंगा और प्रत्येक युद्ध में विजय प्राप्त करूंगा। बच्चे की रुचि को देखते हुए माता पिता ने नेपोलियन को सैनिक शिक्षा देने का निर्णय लिया। नेपोलियन ने अपनी शिक्षा प्रमुख रूप से फ्रांस में ही प्राप्त की थी और टून के स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात मई 1779 ईस्वी में उसने ब्राइन के प्रसिद्ध स्कूल में प्रवेश लिया, जहां उसने 5 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की। अक्टूबर 1785 ईस्वी में उसने पेरिस के सैनिक स्कूल में प्रवेश लिया। इस स्कूल में प्राय उच्च वर्गीय कुलीन के बच्चे ही शिक्षा प्राप्त करते थे। नेपोलियन पहला कोर्सिक छात्र था जिसने इस स्कूल में प्रवेश किया था। उसका विद्यार्थी जीवन बहुत गंभीर और कठिनाइयों से भरपूर था। निर्धनता के कारण उसे प्राय धनी और अभिमानी छात्रों के सम्मुख अपमानित होना पड़ता था। इटालियन होने के कारण उसे फ्रांसीसी भाषा बोलना कठिन लगता था। परिणामतः दूसरे छात्र उसका मजाक उड़ाते थे, परंतु वह आम विद्यार्थियों से अधिक बुद्धिमान, परिश्रमी और संयमी था। वह गणित में बहुत निपुण था। इतिहास और भूगोल में उसकी विशेष रुचि थी। अपने विद्यार्थी काल में वो अत्यधिक परिश्रमी, आज्ञाकारी और समय का पाबंद था। इन्हीं गुणों के कारण उसने अपने अध्यापकों को बहुत ज्यादा प्रभावित भी किया था। उसके अध्यापकों को उससे महान आशाएं थी। सैनिक शिक्षा पूरी करने के पश्चात
16 वर्ष की आयु में नेपोलियन फ्रांसीसी सेना के तोपखाने में उप लेफ्टिनेंट के रूप में भर्ती हो गया। उसका वेतन बहुत ज्यादा कम था, इस कारण वो संतुष्ट नहीं था। वो बहुत कम सोता था और दिन में केवल एक ही समय भोजन किया करता था। वो अपना अधिक समय पढ़ने लिखने में व्यतीत करता था। उसने क्रांतिकारी साहित्य पढ़ा और रूसो की रचनाओं से अत्यधिक प्रभावित हुआ। क्योंकि उसका मन फ्रांस में नहीं लगता था, इसलिए वो प्राय लंबा अवकाश लेकर अपनी जन्मभूमि कोर्सिका चला जाता था, जहां उसका कार्य अपने देश का इतिहास लिखना था। 1792 ईस्वी में नेपोलियन पेरिस में जैकोबिन दल में सम्मिलित हो गया। अगले वर्ष यानी कि 1793 में उसने अंग्रेजी आक्रमण के विरुद्ध टूलोन की बंदरगाह की रक्षा में प्रमुख रूप से भाग लिया। इस युद्ध में नेपोलियन के घोड़े की मृत्यु हो गई थी और वो स्वयं भी घायल हो गया था, परंतु उसे अंग्रेजी सेना के विरुद्ध सफलता प्राप्त हो गई। अंग्रेजी सेना के विरुद्ध उसके जीवन की यह प्रथम और अंतिम विजय थी। रॉबेस्पियर के पतन के पश्चात नेपोलियन को बंदी बना लिया गया, परंतु टूलो में दिखलाई गई वीरता के कारण वो मृत्युदंड से बच गया। 5 अक्टूबर 1795 ईस्वी को गोलियों की वर्षा में नेपोलियन ने नेशनल कन्वेंशन की जिस बहादुरी और निडरता से राजतंत्रवादियों से रक्षा की, उसने नेपोलियन की प्रतिष्ठा समस्त फ्रांस में बढ़ा दी। परिणाम स्वरूप उसे डायरेक्टर द्वारा वारा की सिफारिश पर देश की आंतरिक सेनाओं का कमांडर नियुक्त कर दिया गया। अक्टूबर 1795 ईस्वी में डायरेक्टर बारा ने नेपोलियन का परिचय एक सुंदर विधवा जोसेफिन के साथ करवाया। नेपोलियन जोसेफिन के सौंदर्य एवं शिष्टाचार से अत्यधिक प्रभावित हुआ। परिणामतः वह उससे प्रेम करने लगा। जोसेफिन भी उसकी वीरता और प्रेम भरे भावों का सम्मान करती हुई उसे चाहने लगी थी। 9 मार्च 1796 ईस्वी को एक सादा विधि के अनुसार दोनों का प्रेम विवाह हो गया। उस समय जोसेफिन नेपोलियन से 6 वर्ष बड़ी थी और 2 बच्चों जिसकी आयु 15 वर्ष की थी, जो एक लड़का था और एक लड़की थी जिसकी आयु 13 वर्ष थी, वो दोनों की मां थी। उसके पहले पति की हत्या आतंक के शासनकाल में हुई थी। इटली और मिस्र के अभियान की अगर हम बात करें नेपोलियन द्वारा चलाए गए, तो केवल 2 दिन ही विवाह के पश्चात नेपोलियन अपनी नई दुल्हन को पेरिस में छोड़कर इटली के अभियान पर चला गया। जोसेफिन ने इस अभियान में नेपोलियन का साथ देने से इनकार कर दिया। इस अभियान के परिणाम स्वरूप नेपोलियन एक दृढ़ निश्चयी, परिश्रमी और महान सेनापति के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इटली में सफल होने के पश्चात फ्रांस लौटने पर नेपोलियन का शानदार स्वागत भी किया गया। मई 1798 ईस्वी में डायरेक्टरी की सरकार ने नेपोलियन को मिस्र पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा। इस अभियान का लक्ष्य न केवल मिस्र पर अधिकार करना था, परंतु पूर्व में अंग्रेजों के भारतीय साम्राज्य को नष्ट भी करना था। नेपोलियन ने शीघ्र ही मिस्र पर अधिकार कर लिया, परंतु नील नदी के युद्ध, जो कि 1 अगस्त 1798 ईस्वी को लड़ा गया था, में नेल्सन के अधीन अंग्रेजी जलसेना ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित किया। मिस्र में अपने उद्देश्यों की पूर्ति में असफल होने के पश्चात नेपोलियन 16 अक्टूबर 1799 ईस्वी को फ्रांस वापस पहुंचा। डायरेक्टरी की समाप्ति और कॉन्सुलेट की सदस्यता की अगर हम बात करें, तो अक्टूबर 1799 ईस्वी में फ्रांस में डायरेक्टरी की सरकार बदनाम हो चुकी थी। देश में चारों ओर अशांति एवं अराजकता का बोलबाला था। फ्रांस के विरुद्ध द्वितीय यूरोपीय गुट का निर्माण हो चुका था। थॉम्पसन के कथनानुसार यदि फ्रांसी युद्धों से तंग आ चुका था, तो वो डायरेक्टरी से भी उब चुका था। ऐसे समय में नेपोलियन का ये सोचना उचित ही था कि वो ठीक समय पर ही फ्रांस में आया है। उसके लौटने का समाचार शीघ्र ही समूचे देश में फैल गया। उसकी मिस्र में असफलता की जानकारी न रखने वाले फ्रांसीसियों ने उसके स्वागत में गीत गाए। लोगों की भीड़ उसे देखने के लिए सड़कों पर इकट्ठी हो गई। प्रत्येक देशवासी बड़ी उत्सुकता से उसकी प्रतीक्षा करता था। प्रत्येक व्यक्ति उससे नई आशाएं रखने लगा था। नेपोलियन ने एबेसीए और अपने भाई लूसिये के साथ मिलकर डायरेक्टरी का अंत करने की योजना बनाई। सैनिक शक्ति की सहायता से 10 नवंबर 1799 ईस्वी को उसने अपनी योजना को सफलतापूर्वक रूप दिया और डायरेक्टरी का अंत कर दिया। नेपोलियन के जीवन की यह अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी।
उसने शेखी मारते हुए कहा कि डायरेक्टरी की सरकार का तख्ता उलटने में उसने सबसे बड़ी निपुणता का प्रदर्शन किया है, परंतु कैटलबी के विचारानुसार इस घटना में उसने शूरवीरता का कोई ऐसा विशेष प्रमाण नहीं दिया जो प्रशंसनीय हो। फ्रांस में अब काउंसिलेट की नई सरकार की स्थापना हो चुकी थी। इसकी संपूर्ण कार्यकारिणी शक्ति 3 काउंसिलों नेपोलियन, सीए और डूको को सौंपी गई। तीनों काउंसिलों ने गणतंत्र के प्रति वफादारी प्रकट की और लोगों की इच्छा अनुसार राज्य करने का विश्वास दिलाया। नेपोलियन की नियुक्ति प्रथम काउंसिल के रूप में हुई, जिसकी स्वीकृति फ्रांस के लोगों ने 30 लाख वोटों की भारी बहुसंख्या से दी थी। थॉम्सन के कथनानुसार चाहे 30 लाख लोगों के समर्थन की कहानी काल्पनिक प्रतीत होती है, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि फ्रांस वासियों की अधिकांश संख्या उसके पक्ष में थी। 8वें वर्ष के संविधान की अगर हम बात करें तो 1799 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने बिना किसी विरोध के ब्रूमेयर के शासन परिवर्तन को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो लंबे समय की अराजकता और डायरेक्टरी के दोषपूर्ण शासन से तंग आ चुके थे। अब उन्हें ये भी आशा हो चुकी थी कि नेपोलियन के हाथों में देश का भविष्य सुरक्षित रहेगा और वो देशवासियों की इच्छाएं पूरी कर सकेगा। शासन परिवर्तन के पश्चात बनाई गई अस्थायी सरकार और काउंसिलेट शीघ्र ही देश के लिए नया संविधान बनाने में लग गई। 15 दिसंबर 1799 को नेपोलियन, सीए और डूको ने एक नवीन संविधान तैयार किया, जिसे 8वें वर्ष का संविधान कहा जाता है। क्रांति के पश्चात फ्रांस का ये चौथा संविधान था। इस संविधान के अनुसार संपूर्ण कार्यकारिणी शक्ति 3 काउंसिलों के हाथ में दी गई। इन काउंसिलों का चुनाव 10 वर्षों के लिए होता था और उनको पुनः चुने जाने का भी अधिकार होता था। नेपोलियन बोनापार्ट को प्रथम काउंसिल नियुक्त किया गया, जिसके हाथों में संपूर्ण वास्तविक शक्ति दे दी गई। वो किसी भी देश के साथ युद्ध और संधि कर सकता था और मंत्रिमंडल का निर्माण अथवा विस्तार कर सकता था। हेजन के कथनानुसार उसके पास 1791 ईस्वी के संविधान द्वारा लुई 16 को दी गई शक्तियों से भी अधिक कार्यकारिणी शक्तियां थी। संविधान के अनुसार वैधानिक शक्ति 4 पृथक पृथक सभाओं, राज्य परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स, न्याय सभा यानी कि ट्रिब्यूनेट, प्रशासन समिति और सेनेट और विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव बॉडी को सौंपी गई थी। राज्य परिषद के 30 सदस्य होते थे जो प्रथम काउंसिल की ओर से मनोनीत किए जाते थे। उनका कार्य केवल मात्र बिल प्रस्तुत करना होता था। नेपोलियन इस सभा का प्रधान था। न्याय सभा के 100 सदस्य थे जो वैधानिक प्रस्तावों पर वाद विवाद कर सकते थे। सेनेट के 7 सदस्य थे जो अप्रत्यक्ष चुनावों द्वारा आयु भर के लिए चुने जाते थे। इसका कार्य वैधानिक प्रस्तावों के संबंध में अंतिम निर्णय देकर उन्हें पास अथवा रद्द करना होता था। विधानसभाओं के 300 सदस्य थे जो बिना वाद विवाद में पड़े प्रस्तावों के पक्ष अथवा विपक्ष में अपना मत दिया करते थे। इस सभा के सदस्य करदाताओं द्वारा चुने जाते थे। इस संविधान की एक प्रमुख विशेषता व्यापक व्यस्त मताधिकार यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की व्यवस्था थी। 21 वर्ष से अधिक आयु वाले प्रत्येक नागरिक को मत देने का अधिकार दिया गया था। 1807 ईस्वी का वर्ष नेपोलियन के जीवन का सबसे भाग्यशाली वर्ष रहा होगा। इस वर्ष टिलसिट की संधि करने के पश्चात नेपोलियन न केवल एक विशाल एवं सुसंगठित साम्राज्य का स्वामी बन गया था, अपितु समस्त यूरोप में उसकी शक्ति को ललकारने वाला कोई देश नहीं रहा। ऑस्ट्रिया की सैनिक शक्ति नष्ट हो चुकी थी। रशिया उसके हाथों अपमानित होकर संधि की शर्तें स्वीकार कर चुका था। रूस ने उसके साथ न केवल मित्रता कर ली थी, बल्कि नेपोलियन को इंग्लैंड के विरुद्ध सहायता देने पर वचन भी दिया था। उसके सबसे भयंकर विरोधी विलियम पिट, यंगर पिट भी जिसका नाम है, की मृत्यु हो चुकी थी और इंग्लैंड अपने आर्थिक संकट में उलझा हुआ था। परंतु इसी वर्ष नेपोलियन का स्पेन और पुर्तगाल के साथ युद्ध आरंभ हुआ, जिसने अंत में उसकी सारी शक्ति, साधनों और सम्मान को भारी ठेस पहुंचाई। 1812 में उसने रूस पर आक्रमण कर लिया। इस आक्रमण में भी नेपोलियन को भारी हानि उठानी पड़ी और उसकी 5 लाख की विशाल सेना नष्ट हो गई। निराश और शक्तिहीन होने के कारण नेपोलियन यूरोपीय देशों की संयुक्त सेना का मुकाबला न कर सका और लिप्जिग और वाटरलू के युद्धों में उसकी अंतिम पराजय हुई। प्रसिद्ध इतिहासकार फिशर के कथनानुसार नेपोलियन का पतन 3 अंकों में एक दुखांत नाटक है।
मॉस्को, लिप्जिग और फॉन्टेनब्लो इसके क्रमशः भाग हैं और वाटरलू इसका उपसंहार है। नेपोलियन की शक्ति के पतन के लिए इतिहासकार प्रायः नेपोलियन को ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी ठहराते हैं, परंतु ये विचार ठीक प्रतीत भी नहीं होता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसकी अंतिम असफलता काफी सीमा तक उसके अपने मूर्खतापूर्ण कार्यों और भूलों का परिणाम रही, परंतु उसके पतन के लिए उसे पूर्ण रूप से दोषी भी नहीं ठहराया जा सकता। उसकी अंतिम असफलता के लिए कई ऐसे कारण भी थे जिसके लिए नेपोलियन को जिम्मेदार नहीं समझा जा सकता। इसलिए नेपोलियन के पतन के कारणों को हम इस तरह से भी कह सकते हैं, ऐसे कारण जिनके लिए नेपोलियन स्वयं जिम्मेदार था और ऐसे भी कारण रहे जिसके लिए नेपोलियन प्रत्यक्ष रूप से स्वयं जिम्मेदार नहीं था। edu.insight के आज के अंक में बस इतना ही।